एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए बच्चा, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको बताते हैं भैया अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमारे हर सेक्टर को बर्बाद किया था, डिस्ट्रॉय किया। सेकेंड चैप्टर आपको बताता है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी थी क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया था। बच्चा, जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी थे उस टाइम पर, उन्होंने जितनी भी पॉलिसी, याद करो सेकंड चैप्टर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसीज वगैरह पढ़ी है, ये सारी पॉलिसी में उस टाइम पे ये लोग प्राइम मिनिस्टर थे। फाइनली बच्चा, अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर बोलता है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। यहाँ पे ये बोला जा रहा है मनमोहन जी आ चुके थे, मोदी जी आ चुके थे, और 1991 के बाद ये पूरे चैप्टर में उन्होंने भी ट्राई किया कि हमारा देश ग्रो करे। तो जो एलपीजी पॉलिसी है उसके पीछे बहुत बड़ा रोल किसका बच्चा, हमारे मनमोहन जी का, क्योंकि वो उस टाइम पे 1991 में क्या थे बच्चा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो चलो बच्चा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें। बच्चा, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हमने हाँ बहुत शांत रहते थे, लेकिन दिमाग बहुत था, है ना। इनको पीएम बना दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए बच्चा, हमारे देश ने कौन सी इकोनॉमी सिस्टम एडॉप्ट किया था, इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो हमने ये भी देखा था कि हमने पब्लिक सेक्टर को पूरा कंट्रोल दिया था। लेकिन बच्चा, पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल दे दिया था, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, लेकिन अपना बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी, बहुत सारे लॉसेस थे। इसीलिए जरूरत थी बच्चा हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की। एक्चुअल में इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखा था 1991 में। क्या क्या क्राइसिस देखा था हमने? देखा पब्लिक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं करी है, ह्यूज लॉसेस। हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट है, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो बच्चा एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट कम होता था और इंपोर्ट ज्यादा, जिस कारण से हमारे पास कुछ बचता ही नहीं था। बच्चा, इन्फ्लेशन कितना था? बहुत ज्यादा, 14%। बच्चा, फॉरेन क्या लिखा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज मतलब करेंसी, एक्सचेंज मतलब करेंसी। हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी बच्चा वो धीरे धीरे कम होते जाती। और बच्चा, हमारी सरकार ने बहुत सारी उधारी ले ली थी। किसके से ले ली थी? बैंक से, पब्लिक से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, तो हर जगह से लोन ले लिया था, जिस कारण से गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट भी सही से नहीं चला रही। तो देखा गया कि 1951 से 1990 तक ये सारी प्रॉब्लम्स आई हमारी गवर्नमेंट को। फाइनली बच्चा हम न्यू रिफॉर्म लेके आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि क्या रीजन थे, रीजन, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। क्या समझ में आ गया? अब क्योंकि बच्चा फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की बहुत शॉर्टेज हो चुकी थी, बहुत लोन ले चुके थे हम, तो बच्चा हम 1991 में कहा जाते हैं, दो इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाते हैं। सबसे पहली एजेंसी क्या बच्चा? IMF। दूसरी एजेंसी क्या बच्चा? वर्ल्ड बैंक। इनके पास जाकर मनमोहन जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बच्चा मनमोहन जी, कितना लोन की रिक्वेस्ट करते बच्चा? $7 बिलियन। लेकिन बच्चा ये दोनों एजेंसी साफ साफ बोलते थे कि हमें क्या चाहिए बच्चा? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हमारी कंडीशन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये सारी चीजें आप लाओगे तो ही हम आपको लोन देंगे, क्योंकि लोन दे तो देंगे, आप चुका नहीं पाओगे। अगर लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करोगे तो हमारे लोन वापस हमें रिकवर करने में आसानी होगी। तो बच्चा, हमारे उस टाइम के थे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये सारी बातें रखी और इंडियन गवर्नमेंट ने बात मानी। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? PV नरसिम्हा राव। याद रखना बच्चा। चल, फिर हमने देखा इंडियन इकोनॉमी में कुछ इश्यूज थे, कुछ दिक्कत थी। कुछ दिक्कतें शॉर्ट टर्म थी और कुछ दिक्कतें बच्चा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म दिक्कत ये थी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत वीक था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। इसको ठीक करने के लिए हमने स्टेबलाइज मेजर्स बनाए। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये थी कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं करी थी और हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए थे। इसे ठीक करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े। इज दिस क्लियर? चलिए, अब बच्चा एलपीजी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चा? लिबरलाइजेशन। तो बच्चा, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं लिबरलाइजेशन मतलब क्या? लिबरल करना मतलब फ्रीडम। ये फ्रीडम किसको दी जा रही थी? ये फ्रीडम किसको दी जा रही थी? प्राइवेट सेक्टर। अगर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब रिमूव करना रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शन किससे रिमूव किए जा रहे थे? प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर को एंट्री, नए मार्केट में एंटर करने के लिए लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे। इन्होंने कहा भैया एंट्री रिस्ट्रिक्शंस हटाओ। ग्रोथ, याद करो, स्टार्टिंग में लाइसेंस लेना पड़ता था, एक्सपेंड करने में लाइसेंस लेना पड़ता था, डाइवर्सिफिकेशन में लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लिबरलाइजेशन बोलता है फ्रीडम दो प्राइवेट सेक्टर को एंट्री रिस्ट्रिक्शन और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन से। सरकार ने बोला
बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इंडस्ट्री लेवल पे लगाए, फाइनेंस में, टैक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में और ट्रेड में, इन सारी जगह से रिस्ट्रिक्शन हटाया गया, जिसको अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया सेटअप करने में लाइसेंस लगता था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, ईयर क्या है, 1991। 91 से पहले स्टार्टअप में लाइसेंस, इंक्रीज प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाई, इन सब में लाइसेंस। इन्होंने कहा भैया ये सारे लाइसेंस अब इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो सब हटा दिए। बच्चा प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं अलाउ किया जाता था, इन्होंने कहा भैया हमने अलाउ कर दिए। बच्चा SSI फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ रिजर्वेशन थे, इन्होंने क्या बोला, ये सारे रिजर्वेशन क्या कर दिया, डी रिजर्व, रिजर्वेशन हटा दिया। बच्चा पहले प्राइस कौन फिक्स करता था, गवर्नमेंट। अब प्राइस कौन फिक्स करता है, भाई मार्केट। यही सारी चीजें आपकी बुक में दे रखी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो 5 इंडस्ट्री की लिस्ट बताइए जिसमें बच्चा आज भी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देना पड़ता है। क्या स्टार्टअप करने में लाइसेंस देने की जरूरत है, नहीं। एक्सपेंड करने में नहीं, डाइवर्सिफाई करने में नहीं। लेकिन बच्चा कुछ 5 इंडस्ट्री है जिसमें लाइसेंस देना कंपलसरी। पहली इंडस्ट्री क्या लिखा है, अल्कोहल। दूसरा बच्चा सिगारेट एंड सिगरेट्स। तीसरा बच्चा इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। और क्या लिखा है बच्चा, हैजार्डियस केमिकल। ये 5 इंडस्ट्री जिसमें आज भी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देना है, बाकी किसी में नहीं। पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ेगा, पढ़ा था बच्चा। हाँ बच्चा, वो तो मशीन का लाइसेंस लेना पड़ता था, हर टाइम पहले लेना पड़ता था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद बस ये 5 इंडस्ट्री, ठीक है। अभी भी ये 5 में लेना पड़ता है ना, उसको शेयर करो, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन कैसा लाइसेंस, मशीन लाइसेंस अलग टाइप के। वो लाइसेंस छोटे लेवल के लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये बड़े लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है। चल बच्चा, पब्लिक सेक्टर का रोल याद करो। पहले कितनी इंडस्ट्री थी सरकार के पास, 17 इंडस्ट्री। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, शेड्यूल A, B, C, कुछ याद है। शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री थी, 17। शेड्यूल बी में 12 एंड शेड्यूल थर्ड में रिमेनिंग बची बुची, यही था। तो पब्लिक सेक्टर के पास 17 इंडस्ट्री थी, इन्होंने धीरे धीरे अपना रोल कम किया और प्राइवेट सेक्टर को दिया। आज की डेट में कितनी इंडस्ट्री बची है, 3। पहला क्या बच्चा, एटॉमिक एनर्जी। दूसरा क्या है, रेलवे। तीसरा क्या है, डिफेंस। रेलवे से कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, कुछ परसेंट दे दिया गया, क्या पूरे से बेचा क्या, नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या मतलब, कुछ एक छोटा सा पार्ट बेचा गया, पूरे से बेचा नहीं गया, दैट वाज प्राइवेटाइजेशन। पढ़ेंगे। चलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे पैमाने में जो काम करती है, इन्वेस्टमेंट कितना रहता है, 5 करोड़। अगर मैं बोलूंगी 1991 में वो अमाउंट कितना था, 1 करोड़। आज के टाइम में कितना है, 5 करोड़। जब ये पॉलिसी थी 1950 में, तब कितना था, 5 लाख। वेरी 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 गुड, पढ़ा था हमने, पक्का। पहली लिमिट 5 लाख थी, फिर 1991 में क्या हो गई, 1 करोड़ हो गई। देन अभी कितनी हो गई, 5 करोड़, ठीक है। चलिए, कुछ MRTP एक्ट ओल्ड एक्ट है, कंपटीशन एक्ट क्या बच्चा, न्यू। MRTP एक्ट बोलता है प्राइस कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। कंपटीशन एक्ट बोलता है प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट। चलो, पढ़ लिया था ये सब। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में ये सारे सेक्टर्स आते हैं। इन सारे सेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, RBI बोलता है भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब नहीं आई थी तो मैं क्या था बच्चा, रेगुलेटर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, वो क्या बन गया, फैसिलिटेटर। पहले SBI बैंक को अगर अपनी एक न्यू ब्रांच खोलनी पड़ती थी तो लाइसेंस लेना पड़ता था, याद करो, नई ब्रांच के लिए। इन्होंने कहा भैया RBI से पूछना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। परमिशन लेना इस लाइसेंस लेना। अब क्या ये सारी परमिशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं। जब चाहे कहीं भी खोल सकते बिना RBI की परमिशन। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर का इंसान बैंक में पैसा नहीं लगा सकता था, फॉरेनर इंडियन बैंक में पैसा नहीं लगा सकता था। इन्होंने कहा भैया अलाउ कर दिया, कितना अलाउ कर दिया, 74% तक। बच्चा पहले कोई भी बैंक खोलता था तो बस गवर्नमेंट खोलती थी, आज की डेट में गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट पर्सन भी बैंक खोल सकता है। क्लियर है, ये सारी चीजें बच्चा। पब्लिक रोल ऑफ RBI बदल गया, पहले क्या था, रेगुलेटर, अब क्या बन गया, फैसिलिटेटर। प्राइवेट बैंक्स खुलने लगे, पहले क्या होता था, ओनली गवर्नमेंट। 74% इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन प्रोसेस क्या हो गया, इजी। मतलब RBI की छोटी मोटी चीजों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, 2। पहला क्या होता है, डायरेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनकम कमाएगा वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इनकम कोई और कमाएगा और टैक्स कोई और पे करेगा। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट का है GST। कुछ पूछ रहा है बच्चा,
ठीक है। चलो बच्चा, हमने पढ़ा था पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी तब बच्चा टैक्स रेट क्या था, हाई था, अब क्या हो गया, रिड्यूस। पहले लोग कम पे करते थे, अब क्या हो गया, ज्यादा पे करने लगे। पहले टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी पहले ज्यादा होती थी, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन खत्म तो नहीं होता कभी भी कुछ भी, ठीक है। पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, याद करो जीएसटी तो नया आया, उससे पहले वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हटकर एक कॉमन जीएसटी आया। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते थे अलग अलग स्टेट में, आज के टाइम पे बच्चा जीएसटी सारे स्टेट में एक ही, ठीक। चल बच्चा, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, टैक्स रेट क्या हो गया बच्चा, रैशनलाइज, मतलब पहले कितना था, हाई था टैक्स रेट, आज क्या हो गया, कम हो गया। बच्चा, इनडायरेक्ट टैक्स आया नया, फाइनली क्या बोला, प्रोसेस हमने क्या करी, सिंपल। बच्चा, जीएसटी यहाँ पे बता के रखा है, जीएसटी की दो डेट है जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली डेट जब पार्लियामेंट में पास हो, जब भी लॉ बनता है तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट में पास होने की डेट है 29 मार्च 2017। लेकिन बच्चा, सब पे टैक्स कब से लगा, किस दिन से सबको टैक्स पे करना चालू करना था, दैट वाज 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, लिखा होगा जीएसटी कम इनटू इफेक्ट, मतलब ये कौन सी डेट पूछ रहा है, जिस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जिस दिन लागू हुआ। पार्लियामेंट में पास होने की डेट अलग है और इंप्लीमेंट की अलग। यस बच्चा, हमेशा से ये दो डेट होती है कोई भी कानून जो भी पास होता है, ठीक। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज याद करो, इंडियन इंडियन बच्चा, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपने इंडियन रुपए को क्या किया, डी वैल्यू करने से क्या आया था, फॉरेन एक्सचेंज आया। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़े थे, ठीक है। चलिए बच्चा, तो फॉरेन एक्सचेंज में हमारी सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा भैया डी वैल्यू करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज बढ़े। और बच्चा, एक्सचेंज रेट किस पे डिपेंड करिएगा, मार्केट, मार्केट डिसाइड करेगा कि हमारी रुपी $1 के मुकाबले कितना होगा। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, कोई भी इंपोर्टेड गुड्स आता है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाते थे। दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में, टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ एंड कोटास, टैरिफ मतलब टैक्स। इंपोर्टेड गुड्स में हम जानबूझ के ज्यादा टैक्स लगाते थे ताकि वो महंगा हो जाए और हमारे इंपोर्टेड गुड्स ना खरीद के कहां के खरीदे बच्चा, इंडिया के, डोमेस्टिक के। टैरिफ तो ये था, कोटा क्या बोलता है, फिक्स लिमिट, क्वांटिटी हमने डिसाइड कर दी थी कि ये माल जो इंडिया में आएगा इससे ज्यादा आएगा नहीं। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या कर दिए गए, अब रिमूव। कब रिमूव किए गए, 1991। क्यों बच्चा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, क्योंकि हमने लोग लिया था। चलो, टैरिफ रेट जो हाई थे वो अब हो गए थे कम, जो लाइसेंस देना पड़ता था वो क्या हो गया था, एबॉलिश, जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थे वो क्या हो गए थे, रिमूव। बच्चा, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर लिबरलाइजेशन पूरे से होता है बच्चा खत्म। अब लिबरलाइजेशन हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चा, प्राइवेटाइजेशन। आ जाओ, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है, पीएसयू। पीएसयू, सबसे पहले पीएसयू का फुल फॉर्म बताओ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, एक प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग है और एक लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग। जो कंपनी लॉस में सरकार उसे क्या कर देती है, बेच देती है, प्राइवेटाइज। तो व्हाट डू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पीएसयू, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। चलिए बच्चा, अगर मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं, पहले 1991 से पहले सरकार क्या कर रही थी, पीएसयू में पैसा लगा रही थी। 1991 के बाद क्या कर रही थी, पैसा निकाल रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट। पहले नेशनलाइज, जिसे देखो सरकार खरीद लेती थी, हमारा कंट्रोल, लेकिन धीरे धीरे वो सब क्या कर रही थी, प्राइवेटाइज। पहले ये ऑटोनॉमी वर्ड का मीनिंग बताओ पहले, ऑटोनॉमी वर्ड का मीनिंग, खुद के रूल्स, खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाना, खुद का डिसीजन लेना, डिसीजन खुद से लेना, किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पीएसयू किसकी है, सरकार की। सरकार में लोकसभा राज्यसभा सब बैठे, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। बच्चा, कोई भी छोटा मोटा काम करना पड़ता था ना तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। आज एक मीटिंग करवानी है, किसकी परमिशन लो, सरकार की। डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। इन्होंने कहा पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले नो ऑटोनॉमी, पीएसयू खुद से डिसीजन नहीं लेता था, बार बार किसी और से पूछना पड़ता था सरकार से। इन्होंने कहा भैया ऑटोनॉमी मिल गई। जो पीएसयू प्रॉफिट मेकिंग है बच्चा, वो लोग आप से खुद से डिसीजन लेते, जो लॉस में उन्हें तो बेच दिया गया। क्लियर है। चलिए बच्चा, प्राइवेटाइजेशन कितने तरीके से होता है, दो। कितने तरीके से होता है, दो। पहला है क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब पूरा का पूरा 100% बेचना। एग्जाम्पल बता पाओगे, एयर इंडिया, टाटा, रतन टाटा जी ने खरीदा, यही था एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन में दिख रहा था बच्चा, एयर इंडिया खरीद लिया। अभी कुछ न्यूज पता चली आपको,
एक्टिव रहते हो न्यूज में? एड देखी? हाँ। क्या पता चली एयर इंडिया? इंडिगो से रिलेटेड कुछ नहीं, ये बता दो। बता दूं? अभी जो 2 जुलाई है, अभी की बात है, आज की डेट क्या है? 5 है ना? तो अभी 2 जुलाई का ही केस है। इंडिगो, इंडिगो तो जानते हो ना, एयरलाइन है वो भी। बच्चा वो जनरली डिले नहीं होती है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी जितनी भी इंडिगो की फ्लाइट थी वो बहुत डिले चल रही थी, बहुत डिले। जब एक स्टडी किया गया, एक रिपोर्ट देखा गया, तो उसमें पाया गया कि इंडिगो के आधे से ज्यादा जितने भी बच्चा एम्प्लॉइज थे, स्टाफ थे, बच्चा 50% लोगों ने ना सिक लीव ले रखी, छुट्टी ले रखी थी एक दिन की, कि मुझे मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाना। तो 1-2 लोग बीमार होते हैं तो पता चलता है, आधा स्टाफ बीमार था, इस कारण से डिले हुई। जब आधा स्टाफ बीमार था, इसके बारे में पता लगाया गया, तो बच्चा जो ये एयर इंडिया की थी ना, हायरिंग चल रही थी। 2 जुलाई को क्या चल रही थी? एयर इंडिया की हायरिंग चल रही थी। तो 50% इंडिगो के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो छुट्टी लगा के क्या देने गए थे? इंटरव्यू देने गए थे। कहा बच्चा? यही एयर इंडिया में। क्या ये बात समझ में आई? बच्चा इतना चलता है, इतना चलता है, ठीक है। तो भैया रतन टाटा जी, टाटा पहले तक तो सरकार का था, लॉस में चल रहा था। सरकार भैया कौन ले रहा है? टाटा। टाटा के एम्प्लॉय बहुत सुखी एम्प्लॉयज होते हैं। रिलायंस और टाटा से कंपेयर करोगे ना, कभी किसी के एम्प्लॉय से बात करना। रिलायंस में बस पैसा मिलता है, टाटा में पैसा भी और फैसिलिटीज भी। तो हर कोई चाहेगा कि भैया टाटा कंपनी का एम्प्लॉय बनना। इंडिगो के 50% से ज्यादा एम्प्लॉय छुट्टी लगा कर गए थे उनका इंटरव्यू देने, ठीक है। चलो, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको बताया। आगे बच्चा, प्राइवेटाइजेशन कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। पहला क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पूरे से बेचना। दूसरा क्या बच्चा? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पार्ट से, जैसे कि आईसीबीसी का क्या है बच्चा? डिसइन्वेस्टमेंट। कितने परसेंट बेचा गया है? 33%। बाकी 67% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास ही है, कुछ एक पार्ट बेचा है, ठीक है। चलिए बच्चा, पीएसयू की स्टेटस, सरकार चाहती कि हमारी कंपनी ना प्रॉफिट में आए, तो इसीलिए उन्होंने स्टेटस देना चालू किया। रत्नास, 3 टाइप के रत्नास दिया। पहला रत्ना क्या है? महा। दूसरा क्या है? नवरत्ना। फिर क्या है? मिनी रत्ना। महारत्ना टोटल कितने हमारे यहाँ इंडिया में? 10। मिनी रत्ना, मिनी 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 73। नवरत्ना 14। मैंने आपको कहा था भैया महारत्ना तो कंपलसरी याद कर लेना, ठीक है। याद करने का तरीका बताया था, भेल गेल सेल। ये भेल गेल सेल तीनों राइमिंग वर्ड है, याद कर लेना। 3 पेट्रोल पंप। अब इंडिया को इंडिया बोला जाता है, हिंदुस्तान भी बोला जाता है और भारत भी। तीनों पेट्रोल पंप है। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, और कुछ और भी बोला जाता है क्या? ये 3 चीज बोला जाता है। इन सबके क्या बच्चा? पेट्रोल पंप। देखो, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, और क्या लिखा है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या 3 पेट्रोल याद रहेंगे? ये सब क्या है? पीएसयू सरकार की है। महारत्ना में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इसके बाद बच्चा कोल इंडिया, देन ओएनजीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। वापस, ये जो बच्चा रत्नास मिलता है किस बेसिस में मिलता है? अगर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, नेटवर्थ अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है और प्रॉफिट अच्छा है, उनको ये रत्नास मिलता है। जिनका सबसे बेस्ट है उन्हें मिलेगा महा, थोड़ा सा कम है नव और कम है मिनी। बहुत सारी तो पीएसयू ऐसी है ना जो इन कैटेगरीज में भी नहीं आ रही है, और बहुत सारी ऐसी है जो लॉस में। तो बच्चा, बजट हमेशा पास किया जाता है हर साल, तो बच्चा एक्चुअली में हमारी सरकार देखती है कि कौन सी पीएसयू लॉस मेकिंग है, उसको हमें बेचना है, इसलिए वो एयर इंडिया बेचा है। क्लियर है? चल बच्चा, ये पूरी लिस्ट थी, ये सारी चीजें हमने ये सब पढ़ी, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन होता है ओवर, लिबरलाइजेशन समझ में आया, प्राइवेटाइजेशन समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? नेशनल इकोनॉमी को क्या करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ेंगे, या फिर वर्ड क्या यूज करता है? इंटीग्रेट करेंगे। जब भी बच्चा हम इंटीग्रेट करेंगे नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो हमारा बन जाएगा ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन करने में कुछ बैरियर्स है, बैरियर्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको हटाने पड़ेंगे ताकि आसानी से ग्लोबलाइजेशन हो सके। बैरियर नंबर 1, इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो उसको हटाओ। कैपिटल का मूवमेंट इजीली होने दो। हमारे देश में बच्चा, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करें तो हमारी करेंसी, हमारा जो रिजर्व है वो बाहर जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट करें तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा। तो इन्हें कहा भैया प्रॉपर तरीके से कैपिटल को मूवमेंट्स होने दो, तभी बिजनेस अच्छा चलेगा। ग्लोबलाइजेशन करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई कि भैया ग्लोबलाइजेशन के होने के कारण चेंजेस आए, हाई इन्वेस्टमेंट हुआ, ऑटोमेटिक परमिशन मिल रही है, रुपये हमने एक बार डीवैल्यू करी थी, इंडियन इकोनॉमी को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, हमें रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे ताकि ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो, हमें कस्टम ड्यूटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, एक बार रीड कर लेना। चलिए, ग्लोबलाइजेशन होने के कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। फायदा बता पाओगे? क्या फायदा ग्लोबलाइजेशन से? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वेरी गुड। फॉरेन करेंसी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, 2 पॉइंट। अमीर और अमीर हो रहे हैं, वेरी गुड। बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक्चुअल में बच्चा प्लेटफॉर्म बड़ा मिल रहा है। कंपटीशन हम देख रहे हैं बच्चा, तो अच्छी बात है ना, कॉम्पिटिटिव में तो और अच्छा इंप्रूव करेंगे। हाँ, स्टार्टअप बहुत ज्यादा हो रहे, वेरी गुड। हाँ, क्वालिटी भी हम इंप्रूव करेंगे, दूसरी क्वालिटी देखेंगे तो ऑटोमेटिक अपने भी इंप्रूव करेंगे। बच्चा हमेशा फेवर्स तो बहुत सारे बता देते, अगेंस्ट बताओ। फायदेमंद किसके लिए? ओनली डेवलप कंट्रीज। वहां पे होता था भेदभाव, पार्शियलिटी, किसके साथ? पुअर कंट्रीज के साथ। ठीक है, पुअर कंट्रीज में कौन था? हम ही थे। अंग्रेज बर्बाद करके जा चुके थे, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत लॉसेस हो चुके थे, एलपीजी पॉलिसी आई क्योंकि इतना बड़ा लोन लिया था, तो हम एक्चुअल में उस टाइम पे बहुत गरीब देश थे। ठीक है, चलिए, तो बच्चा ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिल रही है, लार्ज इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, जिसमें स्किल्स है उनके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भैया हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है, डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, पुअर कंट्रीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, बहुत भेदभाव, डिस्पैरिटीज मतलब भेदभाव, पार्शियलिटी किसमें होती थी? नेशन एंड पीपल में। और फाइनली बच्चा हमारे देश के प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल में कम्पीट नहीं कर पाते, हमारी क्वालिटी बहुत कम थी उस टाइम। ठीक है, चलिए बच्चा एक वर्ड है आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आईटेक्स है, आईटेक्स का कोर काम क्या है? पढ़ाना। उनका बच्चा नॉन कोर काम क्या है? सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। फॉर एग्जांपल हम आपको पढ़ाते हैं, अब आपकी गाड़ियां इतनी सारी लगाने में ऐसी तैसी हो रही है हमारी कि भैया हम पढ़ाएं या फिर गाड़ियां देखे तुम्हारी, तो हमने क्या किया? पढ़ाना काम है, इंपॉर्टेंट काम हमारा पढ़ाना है, पढ़ाएंगे। जो हमारी गाड़ी का काम है किसी एजेंसी को दे दी, किसी बंदे को दे दी, भाई तू देखते रहना। आउटसोर्स मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ऐसा काम जो उसका बच्चा नॉन कोर है, अनइम्पोर्टेंट काम है, किसी थर्ड पार्टी को देती है, उसे हम बोलते हैं हमने अपना काम क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। हमने अपना कोर काम अपने पास रखा है, लेकिन नॉन कोर काम किसी और को दे दिया, तो नॉन कोर चीजों को ही आउटसोर्स किया जाता है, कोर चीजों को नहीं। क्लियर है? चलिए, इंडिया वर्ल्ड लेवल में फेमस है बच्चा आउटसोर्सिंग को लेकर। मैंने आपको बताया था क्यों वर्ल्ड लेवल में? क्योंकि इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, दूसरा इतनी पॉपुलेशन है कि सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं, तीसरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, और एक चौथा पॉइंट बताया था हम बहुत ज्यादा मेहनत करते बच्चा, हार्ड वर्कर्स है। ठीक है, इसीलिए। चलिए बच्चा, वर्ल्ड लेवल में कॉल सेंटर को लेकर हम फेमस है। वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज है उनका कॉल सेंटर का काम हमारे देश उठाता है। बच्चा अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी हम उठाते हैं, मतलब दूसरी कंट्री की अकाउंटिंग हम बैठ के यहाँ देश में कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, वो जो हमसे करवाना चाहते हैं हम वो कर लेते हैं। ठीक है, टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बच्चा अभी आप आईटेक्स की बिल्डिंग में हो, है ना, इसके ठीक नीचे टेरेटास आपने देखा है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। बहुत बच्चा इंडिया का काम नहीं करते, इंडिया के बाहर का काम है इनके पास, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया ये कंपनी। तो एक्चुअल में आप खुद जितना ज्यादा एग्जांपल देख रहे हो, आप ही के आईटेक की बिल्डिंग के नीचे सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि वर्ल्ड का काम उठाती है एक्चुअली में बच्चा। ठीक है, नीचे नहीं जानते क्या टेरेटास? हाँ, नहीं ऐप उनसे नहीं, हमने उनके पास गए थे, हमें कहा था कि हमें ऐसा बनाना है, लेकिन हमें फिर उससे मिलता जुलता एक अच्छा ऐप मिल गया था। सैलरी उनकी पूछना ना कभी जाकर, डॉलर में कमाते हैं भैया, डॉलर में, मालिक को तो डॉलर में मिलता है ना, वो इंडियन करेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलिए आउटसोर्सिंग समझ में आया नलाई को? चलो बच्चा, ग्लोबलाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले क्या पढ़ा था? गैट, दूसरा क्या पढ़ा था? डब्ल्यूटीओ। एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल में ग्लोबलाइजेशन हो, वर्ल्ड लेवल में बिजनेस अच्छे से हो, इसके लिए आपस में कुछ कंट्रीज ने सबसे पहले गैट का एग्रीमेंट किया। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। कितनी कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट किया? 23 कंट्रीज। कब किया था? 1940। इसे प्रीडेसेसर बोला जाता है क्योंकि ये ओल्ड है। इसमें बहुत सारी कमियां थी, उस कमियों को ठीक कर कर डब्ल्यूटीओ आया। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर्स है? 164। कब आया? 1995। इसे क्या बोला जाता है? सक्सेसर, क्योंकि न्यू है, मतलब गैट की कुछ कमियां थी, उसे ठीक कर कर डब्ल्यूटीओ आया। बच्चा फुल फॉर्म पता है, एस्टेब्लिशमेंट पता है, नेचर, ये एक अग्रीमेंट और ये एक ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप की बात करूं, गैट में कुछ कमियां थी। कमी नंबर 1, ये बस किससे डील करता था? गुड्स। ग्लोबलाइजेशन में क्या बस गुड्स बेचे जा रहे हैं, सर्विस नहीं बेचे जा रही? हमारा देश तो सर्विस को लेकर ही फेमस है बच्चा। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया डब्ल्यूटीओ क्या बोल रहा है? गुड्स भी और सर्विस को भी कवर करता है।
पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की अगर बात करें, यहाँ पे पार्टिसिपेंट बोला जाता है और यहाँ पे मेंबर्स बोला जाता है। बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन आसान भाषा में बोलूं तो लॉ, डोमेस्टिक लॉ। गेट में कमियां थी, कमी नंबर 1 में बस गुड से डील करता था, कमी नंबर 2 एक्चुअल में बच्चा यहाँ पे सब कंट्री अपनी मनमानी करती थी, वो बोलते थे हम अपना डोमेस्टिक लॉ फॉलो करेंगे, हर कंट्री क्या बोलती थी हम अपना डोमेस्टिक लॉ फॉलो करेंगे। WTO ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं होगा। WTO ने लॉ बनाया, उन्होंने बोला जो जो इसका मेंबर है सबको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना है तो WTO का लॉ मानो, अदरवाइज अदरवाइज आप इसके मेंबर नहीं रहोगे। तो एक्चुअल में गेट की कमी थी, क्यों कहते थे अपना अपना लॉ करो, इस कारण से कंट्रीज आपस में डिस्प्यूट हो रहा था और बिजनेस अच्छे से नहीं हो रहा था। क्लियर है बच्चा? चलो बच्चा WTO के कहने पे क्या इंडिया मेंबर है WTO का? हाँ। क्या इंडिया मेंबर है WTO का? हाँ। WTO का इंडिया मेंबर है बच्चा। WTO के कहने पर हमने रिस्ट्रिक्शन हटाई, कौन से बच्चा? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, याद है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन? क्वांटिटी लगा दी थी। क्या टैरिफ रिस्ट्रिक्शन याद है? WTO के कहने पर हमने क्वांटिटी और बच्चा याद करो, टैरिफ एंड कोटा, टैरिफ एंड कोटा, इसे कोटा बोलेंगे क्या, इसे टैरिफ बोलेंगे क्या? ये दोनों रिस्ट्रिक्शन WTO के कहने पे हमने हटाया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाली लाइन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सी 2 रिस्ट्रिक्शंस इंडिया ने हटाई? रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 टैरिफ को कम किया गया, टैक्स कम किया गया, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया। तो हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और टैरिफ टैक्स को क्या किया गया? रिड्यूस मतलब कम कर। क्लियर है? चलिए बच्चा WTO काम क्या करती है? इंटरनेशनल ट्रेड करवाती है। यहाँ पे 2 टर्म है, बायलेटरल मल्टीलेटरल। बच्चा बायलेटरल ट्रेड मतलब 2 देशों के बीच में बिजनेस होना, मल्टीलेटरल मतलब 2 से ज्यादा, मल्टी मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3, वापस बायलेटरल मतलब 2 देशों के बीच में बिजनेस, हमारा इंडिया को और अमेरिका से बिजनेस हो रहा है तो बायलेटरल। मल्टीलेटरल मतलब 3 कंट्रीज, 2 से ज्यादा। ठीक है, चलिए टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स से रिलेटेड बैरियर, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करना। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स को छोड़कर बाकी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना। बच्चा WTO का काम क्या है? WTO का काम है इंटरनेशनल ट्रेडिंग करवाना, बायलेटरल और मल्टीलेटरल दोनों टाइप की ट्रेडिंग, और रिमूव करना कौन से? टैरिफ वाले भी और नॉन टैरिफ बैरियर्स। इज दिस क्लियर बच्चा? चलिए इसके बाद उन्होंने कहा वो रूल्स बनाती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कराती है, और प्रोटेक्शन किसको देती है बच्चा? एनवायरमेंट। इन्होंने कहा क्या WTO का मेंबर इंडिया को रहना चाहिए? रहना चाहिए, फायदा भी और नुकसान भी। ग्लोबलाइजेशन के फेवर पॉइंट भी थे, डिस्प्यूट भी थे, डिस्प्यूटेड अगेंस्ट क्या थे बताओ? ग्लोबलाइजेशन का नुकसान क्या था? डेवलप करने से फायदा हो रहा था, पार्शियलिटी होता था। अब WTO का मेंबर है, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, WTO का मेंबर है तो ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं? पॉजिटिव पॉइंट तो मालूम है, मार्केट में कंपटीशन देखोगे, बड़ी बिजनेस के लिए अच्छा है, नुकसान भी सेम तो होगा। बच्चा WTO का मेंबर डेवलप नेशन भी तो है। WTO का मेंबर बस इंडिया है क्या? अमेरिका नहीं है क्या? वहां पे उसकी डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है क्या? अपनी मर्जी नहीं चलाएगा क्या? बच्चा चला रहा था। तो डेवलप्ड नेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद है WTO का मेंबर होना, सेम ग्लोबलाइजेशन वाले सारे पॉइंट्स उसके अगेंस्ट के। क्लियर है बच्चा? चल दूसरा क्या किया है? चीटिंग होती थी किसके साथ? डेवलपिंग कंट्रीज। हम तो गरीब देश, लॉ इतना पता भी नहीं है, बता भी रहे तो उसमें वो लोग चीटिंग कर जाते थे हमारे साथ। तो एक्चुअल में पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब हमने अच्छा खासा नॉलेज ले लिया। क्लियर है बच्चा? चलिए ये सारे टर्म समझ में आ गए। अब बच्चा LPG पॉलिसी में लिबरलाइजेशन समझ लिया है, ग्लोबलाइजेशन समझ लिया है, पक्का प्राइवेटाइजेशन समझ लिया है। इस पूरी पॉलिसी की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है बच्चा? चुप ना लाए। पॉजिटिव पॉइंट क्या है बच्चा? GDP इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? फॉरेन रिजर्व बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बच्चा यही लिखा है, रेट इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, फॉरेन रिजर्व्स आए हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, इन्फ्लेशन में कंट्रोल हुआ है, प्राइवेट का रोल बढ़ा ना प्राइवेटाइजेशन के कारण। ठीक है बच्चा, नुकसान भी है, अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चा क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हुआ? नहीं। क्या इंडस्ट्री सेक्टर ज्यादा इंक्रीज हुआ? नहीं। थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा हुआ क्या? नहीं। सबसे ज्यादा क्या इंक्रीज हुआ? सर्विस। हम लोग बैलेंस तरीके से ग्रो, हर सेक्टर हमारा ग्रो हुआ है क्या? हमारी देश की 75% जनसंख्या किस काम में एंगेज है? अरे एग्रीकल्चर में कुछ किया इन्होंने तो कहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा?
हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या अगर एग्रीकल्चर का काम कर रही है और एग्रीकल्चर में ग्रो नहीं किया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्या? सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए? एग्रीकल्चर। एलपीजी पॉलिसी में क्या देखते रह गए? लिबरलाइज हो जाओ, प्राइवेटाइज हो जाओ, ग्लोबलाइज। एक बार भी एग्रीकल्चर का जिक्र हुआ? फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे एग्रीकल्चर पढ़ा, सेकेंड चैप्टर पढ़ा तो एग्रीकल्चर आया, लेकिन इस चैप्टर पे एक बार भी एग्रीकल्चर नहीं आया। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, एग्रीकल्चर को क्या किया गया? नेग्लेक्ट। कैसे? उन्होंने कहा सरकार पैसा लगाती थी, छोड़ दिया, सरकार सब्सिडी देती थी, छोड़ दिया। बच्चा, हमने बाहर से आने वाले गुड्स में क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दिया, सरकार का रेवेन्यू कम हो गया। सरकार का मेन रेवेन्यू क्या है बच्चा? टैक्स। इंपोर्टेड जो ड्यूटी थी उसे कम कर दिया, सरकार के पास पैसा कम आया। और बच्चा, हमारी देश की इकोनॉमी, दो टाइप की क्रॉप्स होते हैं, एक होता है कैश क्रॉप, एक होता है फूड क्रॉप। कुछ याद आया? कैश क्रॉप के एग्जांपल्स दो। कॉटन, सिल्क। फूड क्रॉप्स के एग्जांपल दो। व्हीट, राइस। हमारी देश की इकोनॉमी क्या बनाने लगी थी? कैश क्रॉप। फूड क्रॉप धीरे धीरे कम हो गया, फेमिनिन वाली सिचुएशन हो गया, अकाल वाली सिचुएशन आ गई। क्लियर है? चलो, इंडस्ट्री ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं हुई। HYV सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टिंग में आया था, अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई, सब भूल गए, वो सब सब्सिडी देना छोड़ दिया, इस टाइम से लॉस में चला, सब्सिडी छोड़ दी। याद करो, पढ़ा था हमने। चलो, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूंगी बच्चा। हमने इंपोर्टेड गुड्स में टैक्स क्या कर दिया था? कम कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमारे देश में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्या? बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्या? गांव में आज भी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? रोड अभी भी बनी है? आईटी है साउथ में, साउथ में ही है वो भी, और कहीं है क्या? नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी भरकम। बच्चा यही देख लो, रोडों में गड्ढे दिखते रहते हैं। चलो, नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन बना रहा था बच्चा? डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, चलिए। डिसइन्वेस्टमेंट पहले बताओ, मीनिंग बताओ। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ एक पार्ट दे देना, हाफ नहीं देना है, कुछ पार्ट थोड़ा, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर तो सरकार के पास रहेगा। इन्होंने कहा भैया पीएसयू जो बेचा जा रहा था प्रॉफिटेबल, ध्यान दो, पीएसयू जो बेचा जा रहा था प्रॉफिट वाला बेचा जा रहा था कि लॉस वाला? जब कोई अपना लॉस मेकिंग बिजनेस बेचता है, सस्ते में बेचेगा कि महंगे में बेचेगा? सस्ते में। सरकार ने बोला हमने अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आई, तो उनको क्या करना पड़ा? अंडर वैल्यू में प्राइवेट सेक्टर को बेचना पड़ गया। सरकार के पास पैसा कम आया। सरकार ने सोचा कि भैया पैसा आएगा तो हम कहीं लगाएंगे, लेकिन पैसा वो इतना कम था कि वो कहीं लगा ही नहीं पाए। तो पहली प्रॉब्लम, सस्ते में बेचना पड़ा। दूसरा, वो डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो पैसा था उसकी शॉर्टेज होगी, सरकार जहां लगाना चाहती थी नहीं लगा पाई। तो ये एक पॉलिसी हमारी बेकार गई। टैक्स पॉलिसी याद करो, पहले हाई टैक्स रेट था, बाद में कम किया। पहले रेवेन्यू ज्यादा आ रहा था, अब रेवेन्यू कम। सरकार ने सोचा टैक्स कम करेंगे, टैक्स कम करके तो ज्यादातर लोग टैक्स पे करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया। कंज्यूमरिज्म मतलब हमारा देश कंज्यूमर बन चुका था। एक होता है बच्चा लग्जरियस गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स समझते हैं, महंगे गुड्स। हमारा देश नहीं बनाता था, कौन बनाता था? हमारे देश को आदत होगी कि लग्जरी प्रोडक्शन, बच्चा, तो वो बाहर के देश बनाते थे, पैसा बाहर जाना था। अनबैलेंस ग्रोथ, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो हुआ क्या? जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुआ तो अनबैलेंस ग्रोथ था। इज दिस क्लियर बच्चा? चलिए, यहाँ पे ये टॉपिक होता है ओवर। बच्चा, पुरानी, जिन बच्चों ने पुरानी बुक ले रखी होगी उसमें ये दो टॉपिक नहीं होंगे, प्लीज। ये दो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में पूछा जाएगा। आ जाइए बच्चा, दो ही टॉपिक है, दैट वाज डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन कब आया? 2016 में आया था क्या? फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन आया था 1978। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन सा नोट था जो डीमोनेटाइज था? 1000 का और 5000 का और 10,000 का। सेकेंड टाइम डीमोनेटाइजेशन कब आया? 2016, 8 नवंबर और रात के 8 बजे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कौन सा नोट था? 500 और 1000 का। 1000 का तो बंद कर दिया, 500 का तो चेंज करके लाए। बच्चे, ये डीमोनेटाइजेशन होता क्यों है? ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्या क्या रीजन है, तो एम क्या है? इन्होंने कहा पहला, हम करप्शन को रोकना चाहते हैं, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन होता है। दूसरा, ये पॉइंट क्या लिखा है बच्चा? काउंटरफिटिंग मतलब जाली नोट, नकली नोट। बच्चा, डीमोनेटाइजेशन करने के 3 पर्पस है। पहला है करप्शन, दूसरा है नकली नोटों को बच्चा खत्म करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चा ब्लैक मनी। 3 रीजन है डीमोनेटाइजेशन के, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मेन रीजन, तो मेन रीजन है ब्लैक मनी।
अदरवाइज ये तीनों रीजन है। हाँ जी, हाँ बच्चा वो तो है, करप्शन तो अभी भी है। सरकार कितने भी लॉ बना दे, करप्शन खत्म हो जाएगा क्या? सरकार लॉ बनाती है। सरकार ने बोला है ना कोई भी मर्डर करेगा तो उसको फांसी की सजा दे देंगे, तो क्या मर्डर करना बंद हो गए? नहीं, सरकार का काम है लॉ बनाने का। हम लोग तो नालायक लोग हैं ना, जो लॉ को क्या करेंगे, ब्रेक, है ना, मर्डर भी करेंगे और जेल भी नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। तो बच्चा लॉ बनाया है लेकिन ये सारे काम स्टिल होते हैं, ठीक है। चल पैसे भी तो मार डालो तो बक दो और पकड़ में नहीं आएगा, है ना। चलो डीमोनेटाइजेशन के कुछ पॉइंट्स थे, तो क्या देखिए डीमोनेटाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया डीमोनेटाइजेशन का कारण, ठीक है, बस स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सेम वही हो गया था। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, बच्चा थोड़ी सी कम हुई थी। तीसरा, लोग सेविंग करने लगे थे। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबने क्या किया था, घर पे जो दबा पैसा था उसे बैंक में लेकर जाना था, सेविंग हो रही थी और लेस कैश लोग यूज कर रहे थे, सब ऑनलाइन काम हो रहा था। बच्चा उससे इंपैक्ट पुअर, मिडिल और रिच फैमिली। गरीब लोगों की बात करूं तो क्या वो डिजिटलाइज वे थे क्या? उनके पास जो पैसा रखा है, उनका तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, पैसा कहां से रखेंगे, डालेंगे कहां से? मिडिल क्लास की बात करूं तो यस वो धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन रिच लोग तो पहले से ही डिजिटलाइज थे। तो अगर मैं डिजिटलाइजेशन की बात करूं तो बच्चा पुअर फैमिली बेचारे नहीं आ पा रहे थे, मिडिल क्लास धीरे धीरे आ रही थी और रिच तो पहले से ही डिजिटलाइज था। डीमोनेटाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा बच्चा? प्राइवेट वेल्थ। जो अमीर था, जिसने काला धन घर पे छुपा के रखा था, उसके पैसे की वैल्यू क्या होती जा रही थी? कम हो रही थी। कुछ वैल्यू थी क्या? क्या वो जाकर बैंक में जमा कर सकता था? इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी। हाँ, गोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी की बात हो रही है। गोल्ड कहां से आ गया? गोल्ड तो रख सकते हैं ना। हाँ हाँ खरीद सकते हैं, लेकिन वो नोट कौन लेगा ये बताओ? कौन नोट लेगा उस टाइम पे? वो ये सोचेगा मेरा घर का पैसा मैं कैसे बैंक में ले जाऊं, और तुमसे और ज्यादा नोट ले लेगा। अचानक से मोदी जी ने क्या किया था, अनाउंसमेंट करी थी, किसी को संभलने का भी टाइम था क्या? नहीं। चलो बच्चा, प्राइवेट वेल्थ को अच्छा खासा इफेक्ट हुआ, रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा इफेक्ट हुआ, समझो अब। बच्चा अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, जमीन ऑन रिकॉर्ड कुछ और दिखती है, सरकारी डॉक्यूमेंट में दिखेगी 20 लाख और एक्चुअल में खरीदा होगा 50 लाख में। भले 30 लाख आपने कैश दिए होंगे, ऐसा ही होता है, यही होता है। जैसे ही डीमोनेटाइजेशन है, जिसके पास ये पैसा रखा हुआ था बच्चा, अब हर कोई क्या कह रहा था कि भैया नहीं, जमीन की जो प्रॉपर्टी है, जमीन की जो प्रॉपर्टी एकदम से क्या होगी बच्चा? सस्ती हो गई कि भैया जिसको भी नए नोट देके भैया खरीदो। अब नए नोट थे क्या किसी के पास? नहीं। तो क्या रियल एस्टेट, जमीन की प्रॉपर्टी एकदम से क्या होगी बच्चा? कम हो गई। क्लियर है बच्चा? चलिए फिर बच्चा, यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक बताया है जीएसटी। फुल फॉर्म क्या है? गुड सर्विस टैक्स। कब पार्लियामेंट में पास हुआ था? 29 मार्च 2017। कम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017। चलो बच्चा, जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी और जो सेंटर और स्टेट होता है उसे हम लोकल सेल बोलते हैं। एक स्टेट के, एमपी में ही है, इंदौर से भोपाल लेके जा रहे, तो स्टेट के अंदर बच्चा बिजनेस कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला, आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा? सीजीएसटी और एस। एमपी से महाराष्ट्र लेके जा रहे, तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? इंटर। बच्चा दो वर्ड होते हैं जो कि अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन, बच्चा इंटर मतलब आउटसाइड, याद रहेगा। चलिए कुछ बच्चा पॉइंट्स है। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर था, बहुत सारे सिस्टम को खत्म किया, प्राइस इफेक्टिव हो रही थी बच्चा, जो गुड्स महंगे थे वो और महंगे हो रहे थे, जो सस्ते थे वो सस्ते रह रहे थे, ठीक है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां कंज्यूम होगा, कार एमपी में बनाई गई है लेकिन खरीदने वाला महाराष्ट्र है, तो टैक्स कौन देगा बच्चा? महाराष्ट्र, ठीक है। नालायक। इनवॉइस मैचिंग हो गया तुम लोग का, अभी टेस्ट में देखोगे। इनवॉइस मैचिंग क्या बच्चा? जिसने जिसने टैक्स पे किया है और जिसके पास उसने पास किया है, दोनों अपनी इनवॉइस लगाएंगे, दोनों अपनी इनवॉइस लगाएंगे, बिल लगाएंगे, तब मैचिंग होगा और जीएसटी पता चलेगा कि आपने सही तरीके से पे किया। बच्चा जीएसटी एक तरीके से लोगों को ज्यादा प्रॉफिट कमाने से रोकता है। रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ता है? जिसका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, जिसकी सेल बच्चा 20 लाख से ज्यादा है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। लेकिन हिली स्टेट, नॉर्थ ईस्ट जो हिली एरियाज है, तो क्या है बच्चा? 10 लाख। क्लियर है? चले जीएसटी में बच्चा, बस खत्म है ना लाइक बच्चा,
जीएसटी में एक इनपुट क्रेडिट मिलता है। इनपुट क्रेडिट अगर आपने ऑलरेडी टैक्स दे चुका है तो आपको दोबारा से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बच्चे बुच्ची में देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बच्चा 70 प्लस 130 प्लस 100 कितना होता है? गलत है, 300 होता है। वेरी गुड बच्चा, आपने प्रोडक्ट 300 का लगाया और बेचा 450 में, कितना बचा डिफरेंस? 150। इन्होंने कहा 150 में टैक्स नहीं लगा, बस उसमें दो, जिसमें टैक्स लग चुका है उसमें देने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चा, जीएसटी के फायदे हैं। फायदे क्या है बच्चा? टैक्स बर्डन कम हुआ, पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता था। बच्चा ये सारी चीजें एक बार खुद से रीड कर लेना। फीचर्स, जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। गुड्स में भी लगता है और सर्विस में भी। कंजम्पशन बेस्ड है, इंपोर्ट में भी लगता है। इंपोर्ट में क्या लगता है? 3 टाइप के जीएसटी थे। पहला टाइप सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा अगर बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहे हैं इंपोर्टेड, उसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी। जीएसटी रेट, ये 4 जीएसटी रेट है, 5%, 12% और क्या बच्चा? 18% और 28%। ठीक है। एसईजेड बताया था, एसईजेड बताया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ एरियाज है सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, यहाँ से आप जो भी गुड्स बनाओगे कहाँ बेचना? इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर हम आपको मोटिवेट करें क्योंकि आपकी करंट फॉरेन करेंसी आएगा, उसमें क्या टैक्स लगेगा? 0। याद रखना, पूछूंगी बच्चा। जीएसटी ऑनलाइन ही पे करते बच्चा, क्लियर है? चलो, काउंसिल बताया था, एक कमेटी बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बार रीड करना। इस मीटिंग की कमेटी होती है, कमेटी में मीटिंग तब होगी जब कोरम कितना होगा? 50%। व्हाट डू मीन बाय कोरम? कितने लोग प्रेजेंट होंगे, कितने लोग प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग में डिस्कशन होगा। मीटिंग में मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। 75% हाँ बोलेंगे तो मीटिंग में जो भी बात होगी वो मानी जाएगी, अदरवाइज मानी नहीं जाएगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो आज की सभा होती है सभा। बच्चों टेस्ट है नेक्स्ट क्लास कब है? परसों।